लाल रंग तो संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन नेताओं ने इस लाल रंग के बहाने क्या क्या खेल दिखाए। जनता बेहाल रही, लेकिन उनके नाम पर सत्ता के गलियारों में करीब 100 साल तक लाल रंग छाया रहा। लाल रंग का मतलब जनता क्रांति समझती रही, लेकिन लाल रंग के झंडा बरदार उसकी भावनाओं से खेलते रहे। आज हकीकत यह है कि लाल रंग देश की राजनीति से नदारद सा दिख रहा है। बंगाल में साफ हो चुका है, केरल में जरूर थोड़ी लालिमा बची है। नमस्कार, मैं साथ में हूं आपका दोस्त मृत्युंजय शर्मा और मैं आपके साथ लाल रंग पर चर्चा क्यों कर रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे। हम आज चर्चा करने वाले हैं भारत में लाल रंग वाली पार्टी यानी कम्युनिस्टों के इतिहास की। हम आपको सिलसिलेवार भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के फर्श से अर्श तक आने और फिर फर्श तक जाने की पूरी कहानी बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 1917 दुनिया की राजनीति एक ऐसे विस्फोट की तरफ बढ़ रही थी, लग रहा था जिसकी लाल चमक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की नींव को हिला देगी। रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने ज़ारशाही को उखाड़ फेंका और इसी एक घटना ने उपनिवेशों में एक बेचैन सवाल जगा दिया। अगर रूस में मजदूर और किसान सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, तो क्या भारत नहीं कर सकता? कांग्रेस की संवैधानिक राजनीति और विरोध के सीमित दायरे अब पुराने पड़ते जा रहे थे। रूस ने एक नया सपना दिखाया था, क्रांति का सपना। भारत के युवाओं में गुस्सा, बेगानी और आजादी की पुकार एक साथ उमड़ रही थी। रूसी क्रांति उनके लिए कोई विदेशी घटना नहीं रही, वह एक संकेत बन चुकी थी औपनिवेशिक शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। ऐसे में भारत में कांग्रेस के उलट एक नया विचार लेकर आते हैं एम.एन. रॉय। रूसी उथल पुथल के बीच एक बंगाली क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ रॉय भारत से दूर रहकर भी भारत की धड़कनों को सुन रहे थे। ब्रिटिश दमन से बचकर वो मेक्सिको, अमेरिका और यूरोप पहुंचे और सीधा सोवियत क्रांतिकारी धारा से जुड़े। 17 अक्टूबर 1920 ताशकंद में एम.एन. रॉय, अबानी मुखर्जी, मोहम्मद शफीक और साथियों ने घोषणा की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हो चुका है। यह सिर्फ पार्टी का जन्म नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि भारतीय स्वतंत्रता अब सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी, वह सामाजिक और आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ेगी। एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी ने भारत से 7 समंदर पार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की घोषणा कर दी। लेकिन भारत के शहरों में लाल विचारधारा की जड़ें कैसे पहुंची, आपको यह समझना भी बेहद जरूरी है। ताशकंद में कहानी शुरू हुई, लेकिन उसकी जड़ें भारत के भीतर फैलने लगी। मजदूर हड़तालें, किसान आंदोलन, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वर गूंजने लगे। रूसी क्रांति की गूंज भारतीय गलियों तक पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत खतरा भांप लिया। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी युवा में सबसे पहले कोई विचार जगह बनाता है तो वो होता है मार्क्स का विचार, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए संसार पड़ा है। इस विचार का सबसे ज्यादा असर हुआ बंगाल पर। दिसंबर 1925 में कानपुर में भारतीय भूमि पर सीपीआई की औपचारिक स्थापना हो चुकी थी। 1942 में जब पूरा भारत भारत छोड़ो आंदोलन में जल रहा था, सीपीआई ने इस आंदोलन का विरोध किया। मजदूरों से कहा, हड़तालें न करें, उत्पादन जारी रखें। इसके बाद भारत आजाद हुआ, लेकिन सीपीआई दुविधा में थी, क्या लड़ाई संसद से लड़ी जाए या क्रांति के रास्ते से। इसके बाद 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ। सीपीआई के भीतर अविश्वास, आरोप, निलंबन और दमन का दौर शुरू हुआ। आखिरकार दरार इतनी गहरी हुई कि पार्टी टूट गई। इसके बाद आती है 11 अप्रैल 1964 की तारीख, जब जन्म होता है सीपीआई एम का। दिल्ली में सीपीआई की बैठक हो रही थी। 32 नेताओं ने इससे वॉकआउट किया, जिनमें ज्योति बसु भी थे। उन्होंने बाद में कोलकाता में सम्मेलन किया और सीपीआई एम ने खुद को सच्चा मार्क्सवादी कहा
उनका दावा था भारत अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक है और परिवर्तन का रास्ता जमीनों के ढांचे को तोड़कर ही गुजरेगा। इसी वैचारिक गर्मी में एक चिंगारी भड़की 1967 में नक्सलबाड़ी की आग, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी ब्लॉक में चारू मजुमदार और कानू साल्यान ने जंगल संताल आंदोलन शुरू किया। आंदोलन उग्र था, जिसे सरकार ने कुचल दिया, लेकिन सीपीआईएम का जन्म हो चुका था। 1970 के दशक में भारी दमन ने नक्सल आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी, लेकिन सीपीआईएम ने हथियार नहीं, लोकतांत्रिक रास्ता चुना और यही रणनीति 1977 में एक ऐतिहासिक परिणाम लेकर आई। सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की 294 में से 231 सीटें जीतकर सत्ता में जगह बना ली। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, जो अगले 23 वर्षों तक सत्ता पे काबिज रहे। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की कामयाबी में बड़ा योगदान रहा 1978 के ऑपरेशन बरगा का, जिसे भारतीय इतिहास में सबसे बड़े भूमि सुधारों में से एक माना जाता है। इसके तहत 15 लाख बरगादारों का पंजीकरण हुआ। 23% से बढ़कर 65% किसान सुरक्षित हो गए। 1990 तक कृषि वृद्धि में 28% योगदान सिर्फ इसी कार्यक्रम का रहा। 12.49 लाख एकड़ भूमि का पुनर्वितरण हुआ। बंगाल कृषि में देश का अग्रणी राज्य बन गया, लेकिन इसी समय उद्योग गिरने लगे। 1980 के दशक में 1.77 लाख फैक्ट्री नौकरियां खत्म हो गई। उद्योगपति राज्य छोड़ने लगे। साल 2000 में ज्योति बसु के बाद सत्ता बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में आई। वे आधुनिकता की भाषा बोलते थे, बंगाल को औद्योगिक नक्शे पर वापस रखना चाहते थे, लेकिन विरोधाभास सामने था। वर्षों तक पूंजीवाद का विरोध करने वाली पार्टी अब उद्योग के लिए भूमि मांग रही थी। इसका पहला विस्फोट सिंगूर के रूप में सामने आया। बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार ने 1300 एकड़ जमीन टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए दी थी, जिसके विरोध में ममता बनर्जी की लंबी भूख हड़ताल हुई। हिंसक संघर्ष हुए और अंततः टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा। फिर आया नंदीग्राम। 14 मार्च 2007 की गोलीबारी ने सीपीएम की सत्ता पर कलंक लगा दिया। गोलीबारी में आधिकारिक रूप से 14 लोगों की मौत हुई। वाम मोर्चा अपनी ही जनता की नजर में कठोर शासन का प्रतीक बन गया। ममता बनर्जी का नारा मां माटी मानुष बंगाल की हवा में तैरने लगी। और जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। लेकिन 2011 में आया निर्णायक क्षण, जब तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीती और वाम मोर्चा सिर्फ 62 सीट तक सिमट कर रह गई और बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी ही सीट से हार गए। यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, यह उस विचारधारा का पतन था जिसने कभी किसानों को अधिकार दिए थे, लेकिन अंत में भूमि अधिग्रहण की राजनीति ने उन्हीं का विश्वास खो दिया। तो साथियों, ये थी 1917 से 2011 तक भारतीय कम्युनिज्म की यह यात्रा। क्रांति, संघर्ष, टूट, सत्ता और पतन का एक सदी लंबा वृतांत। ताशकंद की एक घोषणा से शुरू हुई यह कहानी नक्सलबाड़ी की आग, बंगाल की लाल लहर और अंततः मां माटिश मानिश के उदय तक पहुंच गई। यह इतिहास सिर्फ विचारधाराओं का नहीं, बल्कि जनता, जमीन और सत्ता के बदलते रिश्तों का इतिहास है। भारत में वामपंथ यानी लाल रंग वाली पार्टी के उत्थान और पतन पर यह थी हमारी खास पेशकश। आगे हम बात करेंगे बंगाल में हुए नक्सलबाड़ी आंदोलन की। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।